Hello students, today we are going to discuss Newton's third law of motion. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ इसके कंसेप्ट पढ़ रखे हैं. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखे हैं. ठीक है, अब ऐसा क्या है जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो फिर दोबारा से एप्लीकेशन. ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. अब जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एडवांस. तो वो क्या है बच्चों? एप्लीकेशन बिलोंग्स टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन there is always an equal in magnitude and opposite in direction. इन डायरेक्शन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखी है. ठीक है, सो व्हाट? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं. सो दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज 2. हमने इसको नाम दिया B. अगर ए बॉडी B पर फोर्स लगा रही है तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन B ड्यू टू A. तो B भी डेफिनेटली A पर फोर्स लगाएगी. कब? ड्यूरिंग कोलिजन. ठीक है, सो लाइक दिस, फोर्स ऑन B ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन A ड्यू टू B. ठीक है, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट विद वेक्टर साइन. सो कैसे लिख सकते हैं इसको? FAB वेक्टर इज इक्वल टू FBA वेक्टर. लेकिन डायरेक्शन कैसी है बच्चों? एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम लोग इस तरीके से और क्या लिख सकते हैं बच्चों? इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड FAB इज इक्वल टू FBA. दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा बच्चों? सेम हो जाएगा. ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर. एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, और इससे एक और चीज पता चलती है, ये सिंगल बॉडी के लिए वैलिड नहीं है, ये डिफरेंट बॉडीज पे लगता है. ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगता है. ठीक है, देखें अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स. ठीक है, तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं रिलेटेड टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके, तो फर्स्ट देखें, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर. कभी भी एक फोर्स नेचर में नहीं लग सकता. फोर्सेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, सेकंड लिख रखा है देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन. यानी कि दो बॉडी जब आपस में टकराती है तो इनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं हो सकता. इसीलिए हम बोल सकते हैं, सो वी कैन नॉट से दैट एक्शन इन द कॉज एंड रिएक्शन is its effect. Got it? Any one forces can be action and other is reaction. ठीक है, तो कोई भी एक फोर्स आपका एक्शन होगा तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा? रिएक्शन होगा. एक पर्टिकुलर बॉडी दूसरे पे हिट कर रही है, एक पर्टिकुलर बॉडी अगर दूसरे पे हिट कर रही है, तो अगर मैं इसको A मानूं तो डेफिनेटली ये B होगी. तो ये इस पर क्या लगा रहा है बच्चों? एक्शन लगा रहा है. तो ये B बॉडी इस पर क्या लगाएगी बच्चों? रिएक्शन लगाएगी. गॉट इट? नेक्स्ट देखें, एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट्स आइदर रेस्ट और इन मोशन. यानी कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तब भी एक्शन रिएक्शन होगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तब भी एक्शन रिएक्शन होगा. जैसे मान के चलें ये कोई भी पर्टिकुलर बॉडी स्टेट एट रेस्ट, इसका मास m दे रखा है, तो ये ब्लॉक इसको पुश करेगा. किसको?
हॉरिजॉन्टल सरफेस को, और हॉरिजॉन्टल सरफेस इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, तभी इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, देखिए दोबारा से देखें, ये सरफेस इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, और ये ब्लॉक इसको सरफेस को पुश कर रहा है नीचे की तरफ। सो दिस इज अगेन एक्शन रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, तब भी इस पर क्या लग रहा है बच्चों, एक्शन रिएक्शन लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्शन रिएक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द बॉडीज विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर कोई भी दो बॉडी फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं है, जैसे कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, देयर आर टू चार्जेस, लाइक और अनलाइक, दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्सेस लगता है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है बच्चों, अपोजिट होती है। वो भी क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ, जिसको आप लोग 12th में पढ़ेगा, दैट इज कूलम्ब्स फोर्स, उसको हम लोग बोलेंगे विच इज एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, लास्ट दे रखा है, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट, एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर, कभी भी कैंसिल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पर एग्जर्ट होता है। कभी भी कैंसिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दो डिफरेंट बॉडी पर एग्जर्ट होता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, आपको इसको नोट करना है और अच्छे से इसको एनालाइज करना है। गॉट इट? अब बात करते हैं बच्चों कॉमनली used forces in mechanics। ठीक है, तो फर्स्ट है बच्चों नॉर्मल फोर्स, या हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और कांटेक्ट। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों टेंशन फोर्स। ठीक है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं बच्चों, दे बोथ आर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, इसको आप याद रखो, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब हम लोग इसको बारी बारी से एनालाइज करते हैं, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और कांटेक्ट, एंड व्हाट इज टेंशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है हैविंग मास m, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ब्लॉक अर्थ पर या जिस सरफेस पर रखा हुआ है उस पर एक mg फोर्स लगाएगा जो कि इसके वेट के बराबर होगा। ठीक है, और ये सरफेस भी इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन बनाएगी जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। दोबारा से, ये ब्लॉक इस सरफेस पर अपने वेट के बराबर एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, mg, और ये सरफेस भी इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। क्लियर? अगर हम लोग मान लें ये बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, is at rest or in equilibrium। ठीक है, मान लें कि इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन प्लस वेट का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं उसको, n वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेट। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वेट किसके बराबर है, mg के बराबर, तो n इज इक्वल टू व्हाट, mg। ठीक है, दोबारा से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से mg कहां लग रहा है, डाउनवर्ड,
सरफेस की वजह से नॉर्मल कहां लग रहा है, अपवर्ड। ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है। अगर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो ये ब्लॉक इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है और ये भी इस पर एक पुशिंग फोर्स लगा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट की वजह से इट ट्राइज टू कंप्रेस द सरफेस, इट ट्राई टू कंप्रेस द सरफेस, ठीक है। तो अगर ये नीचे की तरफ फोर्स लगाना चाहेगी तो वो उसके वेट के बराबर होगा mg। तो ये जो सरफेस है इस पर एक फोर्स लगा रही है जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एक्सर्टेड बाय द सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। गॉट इट? तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर हो गया? इसको देखें अच्छे से। हो गया बच्चों? अच्छे से इसको नोट करें, ये दोनों पॉइंट्स भी, ठीक है, ध्यान से नोट करें। ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम की, यानी कि कितने फोर्स एक पर्टिकुलर बॉडी पर लग रहे हैं, ठीक है, उसको फ्रीली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द एरो, ठीक है। आइए देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो देखिए बच्चों, डेफिनेशन ऑफ एफबीडी, अ डायग्राम शोइंग ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ body using arrow considering body as a point mass is called FBD, ठीक है। देखिए समझते हैं इसको। मान के चलिए ब्लॉक, ठीक है, पहले इसी को देख लेते हैं। इसका अगर आपको FBD बनाना होगा तो ब्लॉक को क्या मानेंगे, दिस इज द पॉइंट मास, ठीक है। यहां पर नॉर्मल कहां लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ, mg कहां हो गया, डाउनवर्ड। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, FBD ऑफ दिस m, इस मास की क्या हो गई बच्चों, ये FBD हो गई। क्लियर हो गया? अब देखें एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको नाम ले लेते हैं A, एक और दूसरा ब्लॉक ले लेते हैं B, ठीक है। इस पर मास ले लेते हैं m1 और इसका मास ले लेते हैं बच्चों m2। तो इसके बीच में कांटेक्ट है तो इसका m1g डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन बच्चों ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन A। अब यहां देखें इसका m2g डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में देखें, इसको नाम दे देते हैं NB, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी बच्चों क्या है, कांटेक्ट है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं इस पर्टिकुलर ब्लॉक पर, तो ये ब्लॉक इस पर एक फोर्स लगाएगा और ये इस पर भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसको कांटेक्ट फोर्स F, स्मॉल f ले लेते हैं ऑन A ड्यू टू B, और इसको क्या लिखोगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ठीक है। देखें इसको अच्छी तरह। अगर अब आपसे पूछी जाए इसकी FBD बनाइए तो कैसे बनाएंगे, तो पहले देखते हैं बच्चों M2 की FBD, ठीक है। सो दिस इज M2, मान के चलिए दे आपका M2 हो गया। अब इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन बच्चों ऊपर लग रहा है, सो दिस इज NB। टोटल फोर्स, कितने फोर्सेस उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, NB ऊपर, नीचे बच्चों इसका वेट, एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में और एक रिएक्शन फोर्स जो कि A लगा रहा है किस पर, B पर, इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑन B ड्यू टू A। क्लियर? सो दिस इज FBD। अब A की FBD देखें, A इसका m1g डाउनवर्ड, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, इस पर तो एक्सटर्नल फोर्स लगा, लेकिन इस पर फोर्स क्या B की वजह से लग रहा है, ऑफ कोर्स B की वजह से लग रहा है। सो दिस इज रिएक्शन फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी FBD हो जाएगी, ठीक है। दोनों को अच्छे तरह देखें और नोट करें, ठीक है। बहुत अच्छी से देखिएगा FBD हम किस तरीके से निकालते हैं। सिस्टम को पॉइंट मास माने और जितने भी फोर्स उसमें एक्सर्ट हो रहे हैं सबको इजीली उसको एरो से ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो ये हो जाती है बच्चों आपकी FBD, ठीक है। नोट करें इसको। अगला नेक्स्ट देखें बच्चों, ये सरफेस, ये ब्लॉक, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है। और मान के चलिए ये एक लड़का इस पर एक पुशिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है, पुशिंग फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में,
ठीक है, इस डायरेक्शन में एक पुशिंग फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इसकी एफवीडी कैसे बनाएंगे देखें जरा। mg बच्चों डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। ठीक है, एफवीडी देखें इसको, mg डाउनवर्ड। ठीक है, ये वाला हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी, इस फोर्स को देखें, इस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, दिस डायरेक्शन, तो ये मेक्स द पर्टिकुलर एंगल थीटा। ठीक है, थीटा इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रहा है बच्चों, थीटा। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, इसका मतलब ये अपने दो कंपोनेंट्स बनाएगा। तो ये कंपोनेंट होगा बच्चों एफ कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, एफवीडी देखें इसको, नॉर्मल ऊपर की तरफ mg नीचे, एक पुशिंग फोर्स लग रहा है एफ थीटा एंगल बनाते हुए, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कोस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल, और ये हो जाएगा mg प्लस एफ साइन थीटा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। सो दिस इज अनदर एफवीडी ऑफ दिस डायग्राम। क्लियर हो गया, देखें इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखें, एक ब्लॉक M1 और एक और ले लेते हैं M2। ठीक है, देखें अब ये इसके कांटेक्ट में है, तो M1G डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन बच्चों ऊपर की तरफ। यहां पर भी कांटेक्ट है, तो इसका M2G बच्चों कहां जाएगा, नीचे, और N2 कहां जाएगा, ऊपर। एफवीडी देखें, M1 की एफवीडी, mg कहां है बच्चों, नीचे की तरफ, लेकिन सेम डायरेक्शन में M2G भी है, तो बच्चों इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो M1G नीचे की तरफ, लेकिन इसका वेट भी तो डाउनवर्ड है, सो दिस इज M1G प्लस M2G। ऊपर क्या लग रहा है, इस पर ब्लॉक पर M1 की बात कर रहे हैं, सो दिस इज N1। क्लियर। सिमिलरली फॉर M2 के लिए कैसे निकालोगे, फॉर M2 N2 ऊपर की तरफ एंड M1G नीचे की तरफ। ठीक है, सो दिस इज अनदर एफवीडी। क्लियर, नोट करें इसको। नेक्स्ट देखें बच्चों, एक ब्लॉक M1 मास का, ठीक है, इसके सहारे से एक स्टिक रखी हुई है या रॉड, ठीक है, इसका मास है M2, ठीक है, M2 मास है, तो ये भी कांटेक्ट में है, यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और डेफिनेटली यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्यों, इट हैज द पर्टिकुलर मास, और ये इसके एज पर रखी हुई है, इसका मतलब ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, विद द एंगल थीटा। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। M1 को देखें, M1G डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, N1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसको देखें, M2G डाउनवर्ड एंड N2 अपवर्ड, ठीक है, ये भी एक फोर्स लगा रहा होगा, with angle theta, with the angle theta, this is N3 और इसको भी ले लेते हैं बच्चों N3, ठीक है। इसको आप लोग N2 की बराबर लिख सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी सबसे पहले निकाल रखा है, ठीक है। अब इसकी एफवीडी देखें, फॉर M1 के लिए देखें, दिस इज M1, एक फोर्स लग रहा है बच्चों N3। सबसे पहले हम लोग एंगल वाला देख लेते हैं, डाउनवर्ड M1G, अपवर्ड N1, ठीक है। मिक्स टू कंपोनेंट, क्योंकि एक एंगल बना रहा है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसी की डायरेक्शन में, तो लिख सकते हो N3 cos थीटा,
और ये हो जाएगा बच्चों आपका n3 साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगी बच्चों FVD किसके लिए, M1 के लिए। दोबारा से देखें, ये मास आपका M1 जी वेट डाउनवर्ड, N1 ऊपर की तरफ, एक एंगल बनाता हुआ एक और तीसरा फोर्स दैट इज N3 भी लग रहा है थीटा एंगल के साथ। ठीक है, तो ये अपने दो कंपोनेंट बनाएगा, एक N3 साइन थीटा और एक N3 कॉस थीटा, जो कि M1G की डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए देखें, ये तो डायरेक्टली यहीं से दिखाई दे रहा है, N2 बराबर mg, तो कैसे लिखोगे इसको, N2 और डाउनवर्ड लग रहा है बच्चों mg। ठीक है, डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg। क्या और कोई फोर्स लग रहा है इस पर, देखें इसको, M2 पर और कोई फोर्स लग रहा है, करके देखो इसको, हुआ बच्चों, N2 नीचे क्या लग रहा है, इसको M2G ले लेता है। ठीक है, अब एक तीसरा फोर्स भी लग रहा है जो कि N3 है। देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये हम ले सकते हैं, दिस इज N3, ठीक है, विद एंगल थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, N3 साइन थीटा, और ये हो जाएगा N3 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका N2 प्लस N3 कॉस थीटा, और डाउनवर्ड आ गया M2G, ये हो गया आपका N3, और ये हो जाएगा आपका N3 साइन थीटा। ठीक, सो दिस इज अनदर FVD फॉर M1 एंड दिस इज फॉर M2। ठीक है, देखो सेम प्रोसेस हम लोग जब टेंशन पढ़ेंगे उसमें भी इसी तरीके की FVD हम लोग यूज करेंगे, सारे के सारे फोर्सेस एज अ पॉइंट मास कंसीडर करके हम लोग उसको भी सॉर्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसको, हो गया बच्चों, अगला देखें, एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, दिस वन, इसका मास m है। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है mg कहां जाएगा बच्चों, डाउनवर्ड। ठीक है, अब इस बॉल का वेट इसके एजेस पे भी है, तो इसका मतलब एक इधर भी फोर्स लगेगा और एक इधर भी फोर्स लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो या सिलेंड्रिकल बॉडी, दोबारा से कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो या सिलेंड्रिकल बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उसके सेंटर से पास होगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उसके सेंटर से पास होगा। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं, सो दिस इज N2, इसको ले लें, दिस इज N3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, N2, और ये हो जाएगा बच्चों आपका N3। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा। अब अगर आपसे इसकी FVD पूछी जाए तो कैसे बनाएंगे, तो अब बहुत आसान है, देखें जरा इसको, mg बच्चों कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, ये इसका सेंटर हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, N3, और ये हो जाएगा आपका N2। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल θ1 ले सकते हैं, इसको θ2। ठीक है, अब जरा देखें N3, तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, N3 cos θ2, इसका एक कंपोनेंट N2 cos θ1, और यहां देखें तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट N3 sin θ2 प्लस इसका भी एक कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा बच्चों, तो हम लोग ऐड कर देंगे N2 sin θ2। ठीक है, देखें इसको अच्छे से। ठीक है, कोई भी स्फेरिकल सरफेस या सिलिंड्रिकल सरफेस, नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास होगा, हमेशा सेंटर से पास होगा। ठीक है, हो गया बच्चों, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।